नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ कश्यप आपके सामने एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ और यह वीडियो आपको सिकंदर के आक्रमण से रिलेटेड है। इस वीडियो में मेनली इस पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ और इसके जो भी घटनाक्रम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं पहले टॉपिक से। भारत पे जो पहला विदेशी आक्रमण होता है वो सिकंदर के द्वारा होता है, ऐसा लोग मानते हैं। इतिहासकार भी इसी मत को मानने वाले थे। और जब आक्रमण जो भी हुआ था वो आक्रमण ईरानी, हखमनी या फिर फारसी, एक ही नाम है लेकिन उसके तीन तीन अलग अलग पर्यायवाची शब्द है। एक ईरानी, दूसरा हखमनी और तीसरा फारसी। तो फारसी आक्रमण कह लीजिए, ईरानी आक्रमण कह लीजिए या हखमनी आक्रमण कह लीजिए, इन तीनों का मतलब एक ही है कि भारत में सबसे पहला विदेशी आक्रमण इनके द्वारा किया गया था। और इनके द्वारा किया गया था, अगर व्यक्ति के बारे में पूछा जाए क्वेश्चन में तो वो आंसर होगा साइरस प्रथम। ठीक है, तो साइरस प्रथम के द्वारा पहला आक्रमण इंडिया की तरफ किया जाता है। तो इंडिया की तरफ जो आक्रमण हो रहा है ना वो ये उत्तर पश्चिमी इलाके के तरफ हो रहा था। सेकेंड जो आक्रमण होता है वो दारा प्रथम के द्वारा होता है। देखिए, यही दो फैक्ट याद रखना है सबसे पहले। एक ये है कि विदेशी आक्रमण के तौर पे साइरस प्रथम पहला आक्रमण करने वाला और दारा प्रथम या डेरियस प्रथम दूसरा आक्रमण करने वाला। और जब इसका इम्पोर्टेंट जो बात किया जाए तो वो ये है कि पश्चिमोत्तर भारत को जीत कर इसने अपने साम्राज्य का, जैसे हखमनी साम्राज्य है, ईरानी साम्राज्य है, उसका 20वां राज्य बनाया था पश्चिमोत्तर भारत को। ठीक है ना। ये समझना है कि जो ईरान का इलाका है आज के दौर में, जो फारस का इलाका है, उन दोनों के बीच में जो साम्राज्य बना था उस साम्राज्य का ही आक्रमण भारत पर उस समय हुआ था। इसके कुछ योगदान भी रहे हैं। इस योगदान में अगर देखा जाए तो लिपि के तौर पर इसके द्वारा चलाया गया था खरोष्टी लिपि। और इस खरोष्टी लिपि का प्रयोग हम लोग देखते हैं अशोक के जो शिलालेख हैं, स्तंभ लेख है, उस पे। और ये स्तंभ और शिलालेख हम लोगों को हकमनी इलाकों में ही देखने को मिलता है, यानी पश्चिमोत्तर इलाकों में। पश्चिमोत्तर इलाकों में कंफ्यूज नहीं करना है, पाकिस्तान के पेशावर वाला हिंदू कुश का इलाका और ये अफगानिस्तान का इलाका आता है, आज के समय का जो जोग्राफिकल लोकेशन है। मुद्रा के तौर पर भी दो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हुए हैं। स्वर्ण मुद्राएं और चांदी मुद्राएं ये हखमनी साम्राज्य के द्वारा लाया गया था। एक है स्वर्ण को डेरिक कहते हैं और चांदी को सिगलोई कहते हैं। डेरिक सोना, सिगलोई चांदी, किसके द्वारा लाया गया था? हखमनी साम्राज्य के द्वारा। और ये तो फैक्ट क्लियर ही है खरोष्टी लिपि का। अब आते हैं, ये देखिए एक लिंक के लिए बता दिया था। देखिए, अगर आप लोग देखेंगे कि महाजनपद काल के टाइम पे भारत के जो उपमहाद्वीप के जो भी घटनाक्रम हो रहे थे उसके बाद तो डिस्कस कर चुके हैं। 16 महाजनपदों का स्थापना हुआ था, बड़े बड़े। उसके अलावा भी बहुत सारे थे, लेकिन विदेशों में क्या हो रहा था? तो विदेशों में हकमनी साम्राज्य और यूनानी साम्राज्य का उस समय प्रादुर्भाव हो चुका था। यूनानी साम्राज्य से आज का जो यूनान है, जो ग्रीस इलाका है, उस ग्रीस इलाके को ही पहले यूनान कहते थे। अरस्तु हो गया, प्लेटो हो गया, सुकरात हो गया, उस इलाके से आने वाले थे। ठीक है ना। और दूसरा उनका राइवलरी था हकमनी साम्राज्य। तो हकमनी साम्राज्य का अभी बता दिया मैंने। अब उसके दूसरे राइवलरी यूनानी लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यूनानी में जो राजतंत्र का परिपाटी लाया था वो था सिकंदर। ठीक है ना। तो ये यूनानी आक्रमण दूसरा हो रहा है। तो क्वेश्चन में अगर ऑप्शन रहेगा कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण, ऑप्शन में यूनानी आक्रमण भी रहेगा, ऑप्शन में हकमनी आक्रमण भी रहेगा, तो हकमनी को मार रहा है। सेकेंड में यूनानी आक्रमण आते हैं। अच्छा, यूनानी आक्रमणकारी के तौर पे सिकंदर तो आ रहे हैं। वो कहाँ के रहने वाले थे? तो वो मकदूनिया, ऐसे मैसेडोनिया इसको बोला जाता है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में, और हिंदी में मकदूनिया। तो ये मकदूनिया के रहने वाले थे। और जब भारत पे आक्रमण कर रहे थे उस समय का डेट लाइन क्या था? तो डेट लाइन था 326 ईस्वी पूर्व। क्लियर है? 326 ईस्वी पूर्व का डेट याद रखना है। वो डेट रिलेटेड किससे है? सिकंदर से। 3 दूनी 6, ट्रिक याद रखें, 3 दूनी 6 इजकल टू सिकंदर। अब आते हैं भारत पर आक्रमण का जो सिलसिला चला था उसके बारे में स्टोरी के तौर पे समझते हैं। देखिए, बितस्ता युद्ध एक हुआ। हिंदू कुश के रास्ते से प्रवेश करता है आपका ये सिकंदर, और बितस्ता नदी के पास, जिसे उस समय बितस्ता बोला जाता था, आज के टाइम पे वो झेलम नदी है, जो सिंधु नदी का सबसे पहला सहायक नदी है। पोरस के साथ युद्ध होता है। पोरस जो वर्ड दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ इंग्लिश नाम, ऐसे इसको पर्वतेश्वर भी कहा जाता है। ठीक है। तो पोरस के साथ युद्ध हुआ था और युद्ध इतना ज़्यादा भीषण हुआ था, और इवन कि इसमें जो सिकंदर था वो इम्प्रेस हो गया था पोरस की युद्ध कला से। तो इसमें क्या हुआ था, भले हार गया था पोरस, इतिहास में तो लिखा गया है कि हार गया था, लेकिन एक तरह से धूल चटाने वाला जो काम होता है सिकंदर को उसने दिखा दिया था। इससे क्या हुआ था कि इससे प्रसन्न होकर पोरस को ही
उस जगह का राजा बनाकर छोड़ देता है, उसको अपना मित्र बना लेता है। देखिए जो बितस्ता युद्ध हुआ था, बितस्ता युद्ध में तक्षशिला के शासक का नाम है आम्भी। यानी कि तक्षशिला का जो आम्भी था उसने सिकंदर को मदद किया था हराने के लिए, किसको? पोरस को। यानी कि भारतीय लोगों को हराते हैं, है ना। अगर आप वो चंद्रगुप्त नाटक पढ़िएगा उस जयशंकर प्रसाद जी का, तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से पूरे नाटक में इसके बारे में जिक्र दिया हुआ है। तो बितस्ता नदी के युद्ध के बाद क्या होता है कि वह 19 महीने भारत में रहता है सिकंदर। और इस पूरे 19 महीने में जितना दिन रहा, उस दौरान विंसेंट स्मिथ के अनुसार सिकंदर आंधी की तरह आया और चला गया। ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट कहीं पर भी आए तो ये आंसर होना चाहिए कि विंसेंट स्मिथ के द्वारा ये बोला गया है। फिर आते हैं कि सेना ने ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो लोग आए हुए थे अपने मैसेडोनिया क्षेत्र से, यूनान क्षेत्र से, लगातार युद्ध लड़ रहे थे सेना, उनकी सेना सिकंदर की। इस चक्कर में क्या हो रहा था कि वो अपने घर से दूर थे, बीमारियों से जूझ रहे थे, बहुत सारे मर रहे थे, तो उन लोगों ने विद्रोह कर, इस विद्रोह का परिणाम ये हुआ कि वो ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। ब्यास नदी का क्या है देख लीजिए। सबसे पहले तो झेलम है। देखिए क्या है कि ऐसे मान लीजिए कि सिंधु नदी जा रहा है, तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है ना। तो यही व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। झेलम और ये चेनाब वाला इलाका में कौन पहले था? पर्वतेश्वर यानी पोरस था। तो इस वाले को पार करने से मना करने से क्या हुआ है कि वो अब इंडिया में इंटर नहीं कर सकते हैं, यानी कि इंडिया में इंटर करने का सारा स्कोप खत्म हो जाता है। इस चक्कर में क्या होता है कि इंडिया सिकंदर के संपूर्ण आक्रमण से बच जाता है। एक और इन लोगों को डर था, सेना को, उनको पता था कि मगध नाम का एक बहुत विशाल साम्राज्य है और इसकी एक विशाल सेना है जिससे हम लोग लड़ नहीं पाएंगे। अगर एक छोटा सा पोरस जैसा राजा हम लोग को इतना अच्छा खासा टक्कर दे सकता है, तब तो ये तो बहुत बड़ा साम्राज्य है, ये तो हम लोग को हरा ही देगा। तो ये डर भी उनके अंदर आ गया था। देखिए वापस जब लौट रहे थे, तो वापस कहाँ? मकदूनिया, पूरा का पूरा सेना और सिकंदर। तो लौटते समय मालवा और क्षुद्रक गण से इनका सामना हुआ था, लड़ाई हुआ था सिकंदर का। तो इस लड़ाई में चूंकि हाँ हार गए थे, मालव भी हार गए थे, क्षुद्रक भी हार गए थे, लेकिन सिकंदर इसमें घायल हो गया था। और इस घायल होने के चक्कर में क्या होता है कि वो रास्ते में जाते जाते उसकी मृत्यु हो जाती है। देखो क्या करते हैं मृत्यु से पहले कि वो सिंधु नदी के समीप पहुंचते हैं। सिंधु नदी के समीप पहुंचने के साथ ही वो अपने सेना को दो भागों में बांट देते हैं। एक भाग जो होता है वो जहाजी बेड़ा यानी कि जल माध्यम से मकदूनिया जाता है, यूनान जाता है, और उसका नेतृत्व करता है निर्याकस। और जो स्थल मार्ग से जाएगा वो सिकंदर जाएगा। ठीक है ना। सेना दो भागों में बट चुका है। रास्ते में ही बेबीलोन में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कब हो रही है? 323 ईस्वी पूर्व में हो रही है। तो दो क्वेश्चन इसमें है, कहाँ मृत्यु हो रही है? बेबीलोन में हो रही है। और कब हो रही है? तो 323 ईस्वी पूर्व में हो रही है। इन सब स्थितियों में अगर देखा जाए कि जो भी सिकंदर का प्रवेश हुआ था भारत में, उसका क्या योगदान था, तो योगदान के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि इसने जितने भी क्षेत्र भारत का जीता था, उस क्षेत्र को चार भागों में बांट दिया था। सबसे पहला भाग जो बांटा गया था, जो सिंधु नदी के उत्तरी पश्चिमी भाग का इलाका था, उसमें फिलिप को राजा बना दिया। और सिंधु और झेलम के भाग को आम्भी को दे दिया। वही आम्भी जिसने गद्दारी किया था देश के साथ, तक्षशिला का राजा, उसको सिंधु झेलम का भाग दे दिया जाता है गिफ्ट के रूप में, क्योंकि इसने हेल्प किया था। पोरस जो मित्र बन चुका था, उसे झेलम से ब्यास तक का पूरा इलाका दे दिया। यानी झेलम बीच का है, झेलम से ऊपर किसको मिल गया है? आम्भी को मिल गया। झेलम से नीचे किसको मिल गया है? पोरस को मिल गया है। और सबसे नीचे सिंधु नदी का जो इलाका है उसको पिथोन को दे दिया जाता है। पिथोन इसका एक सैनिक था। अच्छा, और अन्य तथ्य पे बात किया जाए तो और अन्य तथ्यों में क्या सिकंदर का योगदान था, तो उसने उलुक शैली नाम से एक सिक्का ढालने का एक तरकीब निकाला था। तो उलुक शैली के जो सिक्के बन रहे थे वो सिकंदर समकालीन थे। तो क्वेश्चन में आएगा कि उलुक शैली के सिक्के किसके समकालीन है, किससे रिलेटेड है, तो वो आंसर होगा आपका सिकंदर। ठीक है। और इसमें है नगरों की भी स्थापना सिकंदर ने की थी। 3 नगर यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है निकैया, निकैया। दूसरा है बुकेफाल। बुकेफाल उसके घोड़े का नाम था सिकंदर का। और यहाँ पे झेलम नदी के तट पर युद्ध करते करते वहां पे वो घोड़ा मर गया था। इसके याद में उसने इस नदी के तट पे बुकेफाल नामक एक नगर की स्थापना की। और काबुल सिंध में एक अन्य नगर सिकंदरिया नगर की स्थापना।
इतना इम्पोर्टेंस है सिकंदर का इंडिया में आक्रमण करने के बाद का। ये इसका पूरा हिस्ट्री था। ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस जो ऊपर ऊपर जो फैक्ट है वही याद रखना है। क्वेश्चन इसके इससे ही इसी के इर्द गिर्द आएगा जो मैंने पढ़ाया है, और इसी को बार बार रिवाइज करना है। थैंक यू।